अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एस.के. झा सर की साइंस की बुक की एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के बारे में, बायोलॉजी का चैप्टर 7। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी इस पर न्यू वीडियो हो इसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपको। इस पर क्रमबद्ध तरीके से क्लास चलाई जा रही है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम अंगों का वैसा समूह जो शरीर के हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया में सहायता करते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। जल, नमक, ग्लूकोज शरीर में जमा होने पर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। शरीर में दैनिक कार्यों के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तथा बिलिरुबिक इत्यादि। दैनिक कार्यों के दौरान कभी कभी शरीर के लिए जरूरी पदार्थों की आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जैसे जल, नमक और ग्लूकोज इत्यादि। उत्सर्जन तंत्र द्वारा शरीर के आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखा जाता है। इस क्रिया को हेमोस्टेसिस या समस्थैतिक कहा जाता है। अब है ओस्मोल रेगुलेशन, वाटर साल्ट बैलेंस। जीवों के द्वारा किया गया वह कार्य जिसमें शरीर में जल तथा लवण की सांद्रता को संतुलित किया जाता है, उसे ओस्मोल रेगुलेशन कहलाता है। मनुष्य में ओस्मोल रेगुलेशन की क्रिया किडनी के द्वारा संपन्न होती है, जबकि एक कोशिकीय जीव में यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ओस्मोल रेगुलेशन की क्रिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचन धमनी द्वारा संपन्न होती है। मनुष्य में जो होता है ओस्मोल रेगुलेशन की क्रिया जो किडनी के द्वारा संपन्न होता है, वहीं अगर एक कोशिकीय जीव की बात की जाए तो इसमें ओस्मोल रेगुलेशन की क्रिया जो होती है संकुचन धमनी के द्वारा संपन्न होती है। उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी मटेरियल की बात करें, जल की आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर अलग अलग जीवों को अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ जैसे जलीय जंतु, मछली, अमीबा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। केंचुआ, मेढक, स्तनधारी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और सरीसृप, कीटभक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क या गुर्दा से किडनी, जो कि यूरिन अर्थात मूत्र के रूप में उत्सर्जित होते हैं। सहायक उत्सर्जी अंग स्किन, त्वचा, लीवर, यकृत और लंग्स अर्थात फेफड़ा है। स्किन जिसके सहारे पसीना स्वेट निकलता है, और लीवर जिसे यूरिया को बाइल पिगमेंट के रूप में उत्सर्जित होता है। लंग्स अर्थात फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प के रूप में निकलता है। बड़ी आंत के अवशेष पदार्थ जैसे कार्बन, भारी धातु का उत्सर्जन होता है। वृक्क या गुर्दा, किडनी। अब हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। किडनी का औसत वजन 140 से 150 ग्राम होता है। पुरुषों में 125 से 170 ग्राम के बीच और महिलाओं में 115 से 125 ग्राम के बीच होता है। किडनी के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी के मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना तथा रक्त को छानना है। किडनी की बनावट, किडनी का स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के आंतरिक संरचना 2 भागों में विभाजित होती है। बाहर वाला भाग को कोर्टेक्स तथा अंदर वाला भाग को मेडुला कहलाता है। कोर्टेक्स वाले भाग में कुछ तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पायरामिड कहा जाता है। प्रत्येक किडनी में एक नलीनुमा संरचना बाहर
निकलती है जिसे यूट्रर कहा जाता है। धमनी अर्थात एट्री के द्वारा रक्त किडनी में प्रवेश करता है, जो छानने के उपरांत वापस शरीर में लौट जाता है और हानिकारक पदार्थ यानी यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैंडर में जमा हो जाता है। मूत्र त्याग यूरिनेशन के द्वारा हानिकारक पदार्थ यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। किडनी का निर्माण एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा होता है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी का जो निर्माण होता है एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा होता है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग बहुत याद रखिएगा। किडनी के अध्ययन को भी नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के स्टोन में कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। किडनी में जो स्टोन हो जाता है, जो पथली हो जाता है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण उत्पन्न हो जाता है। किडनी की आकृति की बात की जाए तो 11x5x3 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 से 12 लाख होती है। नेफ्रॉन के द्वारा ही रक्त को छानने का कार्य संपन्न होता है। संरचना तथा कार्य नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। रक्त का छानने संबंधित कार्य नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होते हैं। उसकी क्रिया 3 प्रकार की क्रिया होती है। पहला अल्ट्राफिकेशन, फिर है रिजोर्वेशन और है तीसरा है सिक्रेटेशन। आइए हम एक एक को पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन को पढ़ते हैं। यह क्रिया ग्लोमरुल्स कैपिलरी नेटवर्क तथा बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा संपन्न होती है। इन दो संरचना को सामूहिक रूप से मल्टीपीगहीन बॉडी और रेनल कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ग्लोमरुल्स कैपिलरी नेटवर्क का एक सिरे का व्यास ज़्यादा होता है जिसे एफरेंट आर्टीरोल कहा जाता है। इसी के द्वारा रक्त प्रवेश करता है, जबकि दूसरे छोर का व्यास कम होता है जिसे एफरेंट एटोरोल कहते हैं, जिसके द्वारा रक्त छनने के बाद वापस शरीर में लौट जाती है। व्यास की कमी होने के कारण जैसे जैसे रक्त प्रवेश करता है, ब्लड प्रेशर का मान बहुत उच्च हो जाता है। इस उच्च दाब के कारण ग्लोमरुल्स कैपिलरी नेटवर्क को छिद्रों के द्वारा हानिकारक पदार्थ जल वाष्प और ग्लूकोज, यूरिया ईटीसी बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। इस प्रकार रक्त को छानने का कार्य संपन्न होता है। सूक्ष्म छिद्रों द्वारा अत्यधिक दबाव में रक्त को छानने की क्रिया अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाती है। अब है पुनः अवशोषण, जिसको रीऑब्जर्वेशन कहते हैं। रक्त को छानने के दौरान रक्त में मौजूद जल के अतिरिक्त मात्रा के साथ ग्लूकोज जैसे आवश्यक पदार्थ को बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। इन पदार्थ के द्वारा शरीर से बाहर निकलने पर शरीर को नुकसान होता है, इसलिए पीसीटी पैरामोक्सियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के द्वारा इन पदार्थ को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यह क्रिया रीऑब्जर्वेशन कहलाती है। स्राव, यह क्रिया डीएसटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में होती है। पीसीटी प्रोक्सिमियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल द्वारा पुनः अवशोषण के बाद पदार्थ लूप ऑफ हेनल के द्वारा होते हुए डीसीटी में पहुंचता है, जहां कुछ पदार्थों के सेक्रेशन का काम होता है, जिसे पोटेशियम के कंपाउंड तथा प्रतिजैविक शामिल होते हैं। सेक्रेशन के बाद जब सभी पदार्थ कलेक्टिंग डक्ट में चले आते हैं, तब इस पदार्थ को मूत्र यूरिन कहा जाता है, अर्थात मूत्र का निर्माण कलेक्टिंग डक्ट में होता है। डायरेक्टिक सब्सटेंस, वैसे पदार्थ जिसके सेवन से यूरिन के जल की मात्रा बढ़ने लगती है उसे डायरेक्टिक सब्सटेंस कहा जाता है, जैसे निकोटीन, कैफीन, अल्कोहल इत्यादि। अब मूत्र यूरिन की बात की जाए, मात्रा 1.5 लीटर एक मनुष्य में
यूरिन की मात्रा जो होती है लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन होती है, जिसमें कंपोजिशन जल की मात्रा 95% और यूरिया की मात्रा 2% और लवण 2% और अन्न 1%। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि यूरिन में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2%। और गिरिटामाइन 1.5 mg/dl होता है। यूरिक एसिड 2.4 से 7 mg/dl होता है। बिलिरुबिन, विटामिन और एंटीबायोटिक और हाइपोरिक एसिड एंड सोडियम, इसकी मात्रा सब मिलाकर होता है 2.6 ग्राम पर लीटर। लाइट येलो यूरिन का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण होता है। मूत्र का रंग जो पीला होता है वो होता है यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। गठिया, यह रक्त के यूरिक एसिड की मात्रा में वृद्धि के कारण निर्मित होता है। यह दानेदार संरचना होती है जिससे शरीर के जोड़ों पर जमा हो जाती है, जिससे मूवमेंट के दौरान दर्द का एहसास होता है जो गठिया उत्पन्न करता है। मूत्र संग्राहक वाहिनियों से बनता है। नोट: डायलिसिस अपोहन जिसे किडनी से संबंधित है। इस क्रिया को रक्त किडनी के बाहर छानता है। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा अमोनिया उत्पन्न करती है उसे अमोनियोटेलिक कहलाते हैं, जैसे हाइड्रा, मछली, अमीबा इत्यादि। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिया का निष्कर्षण करते हैं इसे यूरोटोलिक कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं इसे यूरिटोलिक कहलाते हैं, जैसे छिपकली, सांप, पक्षी। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कोरोनरी धमनी उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, यह हृदय से संबंधित है। कोरोनरी धमनी जो है उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, यह हृदय से संबंधित है। इस धमनी को गड़बड़ी के कारण हार्ट अटैक होती है। याद रखिएगा, कोरोनरी धमनी जो है उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, यह हार्ट से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। इस धमनी में गड़बड़ी के कारण हार्ट अटैक होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया इस तरह से। इसके आगे हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव MCQ भी जल्द ही इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस पर स्टैटिक्स GK की क्लास भी क्रमबद्ध तरीके से रोज़ सुबह 6:30 बजे आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।